गरीब बहू का हर दिन फैशनेबल कपड़े पहनने वाला ससुराल। अरे ये देखो, इस माधुरी ने आज फिर साधारण फटे पुराने से सूट पहन रखे हैं। ओल्ड फैशन गवार। पैसे नहीं थे तो इस महंगे कॉलेज में एडमिशन क्यों कराया? किसी सस्ते से कॉलेज में जाना चाहिए था ना। आप लोगों की परेशानी क्या है? तभी वहां पर हरीश आता है जिसने एक बहुत ही फैशनेबल कोट पैंट पहना हुआ होता है। चुप हो जाओ तुम लोग। सीनियर हो इसका मतलब ये नहीं कि जूनियर का कभी भी कहीं भी मजाक बनाने लगो। अब यहां से जाते हो या मैं कंप्लेंट करूं सीनियर से। इसके बाद हरीश माधुरी के साथ कैंटीन में आता है। माधुरी, तुम ठीक तो हो? हाँ मैं ठीक हूँ, पर तुम हर बार मेरे पक्ष में लड़ने क्यों आ जाते हो? तुम खुद भी तो एक बहुत बड़े ड्रेस डिजाइनर परिवार से आते हो। हाँ आता हूं, पर मुझे तुम्हारी सादगी बहुत पसंद है। सच कहूं तो मैं तुम्हें पहले दिन से बहुत पसंद करता हूं, और तुम कहो तो मैं ये कॉलेज खत्म होते ही तुमसे शादी करने को भी तैयार हूं। अरे रुको रुको, इतनी जल्दी इतने सारे फैसले? मुझे गलत मत समझना माधुरी, मैं ऐसा वैसा लड़का नहीं हूं। मैं सच में तुमसे प्यार और शादी करना चाहता हूं। अब हरीश और माधुरी एक दूसरे को डेट करने लगते हैं, और फिर कॉलेज खत्म होते ही हरीश एक मंदिर में जाकर माधुरी से शादी करता है और उसे अपने घर लेकर आता है, जहां हरीश की मां ने एक स्टाइलिश साड़ी पहनी हुई होती है और उसकी बहन ने एक डिजाइनर फिश कट गाउन पहना होता है। हे भगवान, ये मेरे ससुराल वालों ने कितने फैशनेबल कपड़े पहने हुए हैं। पता नहीं इनको मुझ जैसी साधारण सूट सलवार पहनने वाली बहू पसंद आएगी भी या नहीं। माधुरी इतना सोच ही रही होती है कि तब तक उसकी सास कहती है, अरे कौन हो तुम और मेरे बेटे के साथ क्यों खड़ी हो? और तुमने ये कैसे गरीबों जैसे फटे पुराने कपड़े पहने हुए हैं? रुकिए माँ, ये कोई गरीब नहीं बल्कि मेरी पत्नी और इस घर की बहू है। क्या ये गरीब गंवारों जैसे कपड़े पहनने वाली लड़की मेरी भाभी है? बेटा तूने शादी कर ली और अपनी माँ से इस बारे में जिक्र करने की कोशिश भी नहीं की? क्या यही दिन दिखाने के लिए मैंने तुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया? माँ, आप गलत समझ रही हैं। मुझे पता था कि अगर मैं आपको माधुरी के बारे में बताता तो आप कभी भी हाँ नहीं करती, क्योंकि वो हम लोगों की तरह फैशनेबल कपड़े नहीं पहनती। इसलिए मुझे बिना बताए ये शादी करनी पड़ी। देखो, अगर बेटे की पसंद यही है तो अब इसे ही स्वीकार करके अपने घर की बहू बना लो। अब मानवी चिढ़ते हुए अपनी गरीब बहू का गृह प्रवेश करती है। मैं इस गरीब लड़की को अपने फैशनेबल कपड़े पहनने वाले परिवार की बहू कभी नहीं मानूंगी। आओ बहू, घर के अंदर आओ और सुनो, सुबह जल्दी उठ जाना क्योंकि कल तुम्हारी पहली रसोई की रस्म भी है। माधुरी हरीश के साथ अपने कमरे में आती है। चलो माधुरी, तुम अब आराम कर लो। नहीं, मैं आराम नहीं करूंगी। कल मेरी पहली रसोई की रस्म है और मुझे अपने लिए एक अच्छी सी साड़ी सिलनी है ताकि मेरी पर्सनालिटी भी मेरे ससुराल वालों के फैशनेबल कपड़ों के साथ मैच हो सके। ये सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा, पर तुम इन्हें सील क्यों कर रही हो? ऐसे फैशनेबल कपड़े तो मैं तुम्हें खुद ला कर दे सकता हूँ। नहीं, मैं अपने हाथों से सिलकर ही पहनूंगी। बाकी अब तुम आराम कर लो। अगले दिन सुबह माधुरी की पहली रसोई की रस्म में पूरे ससुराल वालों ने बहुत ही फैशनेबल कपड़े पहने हुए होते हैं। मानवी ने एक बहुत ही प्यारी मोतियों से जड़ी हुई साड़ी पहनी हुई होती है। वहीं उसकी नंद मनीषा ने एक बहुत ही फैशनेबल वन पीस गाउन पहना हुआ होता है, जिसमें टांगों के पास एक कट लगा हुआ होता है। वहीं जेठानी ने एक फैशनेबल बॉडीकॉन ड्रेस पहना हुआ होता है, जिसका नेक काफी डीप होता है। वहीं माधुरी अपने हाथ की सिली हुई सुंदर सी सुंदर साड़ी पहनकर ससुराल वालों के सामने आती है। अरे ये क्या बहू, आज तुम्हारी पहली रसोई की रस्म है और तुमने ये नॉर्मल साड़ी पहन रखी है। कुछ फैशनेबल, कुछ डिजाइनर कपड़े क्यों नहीं पहने? माँ जी, इस गरीब को क्या पता कि फैशनेबल कपड़े क्या होते हैं, क्योंकि अगर पता होते तो ये इस तरह से अपने हाथों से सिलकर कपड़े नहीं पहनती। इस तरह के गंवार कपड़ों को पहनने वाली लड़की को मुझे भाभी कहने में भी शर्म आती है। पर इन कपड़ों में क्या खराबी है माँ जी? मैंने बहुत प्यार से ये साड़ी अपने लिए सिली थी। मुझे लगा था आप लोगों को ये पसंद आएगी। अच्छा अच्छा ठीक है, अब जो पहन लिया वो पहन लिया। जाओ अब जाकर अपनी पहली रसोई का खाना बनाओ। अब माधुरी उदास होती हुई रसोई में आती है और पहली रसोई का खाना बनाने लगती है। मैंने कितने प्यार से ये साड़ी सिली थी, पर मेरे ससुराल वालों के फैशनेबल कपड़ों के आगे तो मेरी ये साड़ी फीकी पड़ गई। देखना, अगली बार मैं इससे भी बेहतर कपड़े सिलूंगी। अब खाना बनाकर माधुरी डाइनिंग टेबल पर परोसती है, जहां सास जेठानी नंद के साथ साथ उसके ससुर पति जेठ भी बैठे होते हैं, और उन्होंने भी बहुत ही फैशनेबल कोट पैंट, गले में मोतियों की माला, ब्रांडेड वॉच पहने हुए होते हैं, और बहू के हाथ के खाने को खाकर कहते हैं, खाना तो बहुत अच्छा है। हाँ सही कहा पापा, माधुरी ने खाना तो बहुत स्वादिष्ट बनाया है।
वैसे बहू तेरे हाथ का खाना मुझे भी अच्छा लगा, बस खाने के साथ साथ कपड़े भी अच्छे पहनना शुरू कर दे। अरे माँ जी, ये कैसी डिमांड कर दी आपने इस गरीब के आगे, ये इसे हरगिज पूरा नहीं कर पाएगी। अच्छा ठीक है, ये सब छोड़ो। बहू मैं क्या कह रही थी कि कल तुम्हारी मुंह दिखाई की रस्म है, तो अच्छे से तैयार हो जाना। मेरी बात मानो तो जो ड्रेस हम डिजाइन करते हैं वही पहन लो। नहीं माँ जी, मैं वो कपड़े नहीं पहन सकती, उसमें सारा शरीर दिखता है और मुझे ऐसे फैशनेबल कपड़े पहनना पसंद नहीं है, इसलिए मैं मुंह दिखाई के लिए कपड़े खुद ही तैयार कर लूंगी। इसका मतलब भाभी फिर से हमारी बेइज्जती कराने के इरादे में है। सही कहा। खैर इसकी भी गलती नहीं है, इसने आज से पहले इतने डिजाइनर और स्टाइलिश कपड़े भी कभी देखे नहीं होंगे ना। ये सब तो ये यहाँ आकर अपने फैशनेबल कपड़े पहनने वाले ससुराल में आकर ही देख रही है। ऐसा कुछ नहीं है भाभी, उसने सब कुछ देखा है, बस यही है उसे ऐसे कपड़े पहनना पसंद नहीं है, और वो बहुत अच्छे कपड़े सिलती है, इसका अंदाजा आप नहीं लगा पाएंगी। अब माधुरी अपनी मुंह दिखाई की ड्रेस सिलने के लिए बाजार आती है और बाजार से शीशे की मोतियां, लेस, घुंघरू, सितारे जैसे कई सामान खरीदकर घर लाती है और बैठकर अपनी मुंह दिखाई की ड्रेस सिलने लगती है। अगले दिन माधुरी की मुंह दिखाई की रस्म होती है, जहां उसके ससुराल वालों ने फैशनेबल कपड़े पहने हुए होते हैं। मानवी ने डिजाइनर साड़ी पहनी हुई होती है, वहीं जेठानी ने डिजाइनर रेड गाउन पहना होता है, वहीं मनीषा ने एक लॉन्ग स्कर्ट और क्रॉप टॉप पहना होता है। धीरे धीरे घर में रिश्तेदार भी आने लगते हैं। अरे मानवी, तेरी बहू कहीं नजर नहीं आ रही, अब तक तैयार नहीं हुई क्या? नहीं नहीं, तैयार तो हो गई होगी, बस आ ही रही है। पता नहीं इतने टाइम क्यों ले रही है। अरे गरीबों वाले कपड़े पहनने में भी भला इतना टाइम लगता है क्या? अंजलि इतना कह रही होती है कि तभी सीढ़ियों से माधुरी एक डिजाइनर मल्टी कलर का लहंगा पहनकर सीढ़ियों से उतर रही होती है। हाथों में लाल चूड़ियां, बदन पर गहने, बालों में गजरा, उसके ऊपर बहुत खिल रहा होता है। और ये मानवी, तेरी बहू आ गई। दूर से इतनी खूबसूरत लग रही, तो पास आकर कितनी खूबसूरत लगेगी। अब माधुरी आकर सोफे पर बैठती है, सभी लोग उसे तोहफे से नवाजते हैं। क्या बात है मानवी, बहू तो एकदम चांद का टुकड़ा लेकर आई हो। और तुम लोगों के पहनावे से तेरी बहू का पहनावा बहुत अलग है, पर सच कहूँ तो इन पहनावे में तेरी बहू बहुत खूबसूरत लग रही। इसका लहंगा काफी प्यारा लग रहा है। अरे ये क्या, आज तो मेरी गरीब भाभी सबकी आंखों में चमक गई। लगता है बड़ी भाभी भी यही सोच रही है। शुक्रिया, मुझे अच्छा लगा कि आप लोगों को मेरी बहू और उसका पहनावा पसंद आया। कुछ देर बाद सभी लोग माधुरी की मुंह दिखाई करके वहां से चले जाते हैं। बहू, मुझे अच्छा लगा कि तुमने अपनी कोशिश से अपने लिए इतना डिजाइनर लहंगा सिला। अच्छा मैं क्या कह रही थी, कल सुबह सुबह मंदिर चलना है तो जल्दी तैयार हो जाना। ठीक है माँ जी। अब अगले दिन फिर माधुरी एक सुंदर सी लाल कलर की साड़ी पहनती है और उसके साथ साइड में एक स्टाइलिश चुन्नी पिन अप करती है। वहीं उसके फैशनेबल परिवार वाले भी तरह तरह के डिजाइनर कपड़े पहनते हैं और वो सभी लोग एक साथ मंदिर जाते हैं। अरे रुकिए रुकिए, ऐसे अभद्र कपड़े में आप लोगों को मंदिर में प्रवेश करने नहीं दिया जा सकता। यह हमारी मान मर्यादा के खिलाफ है। आपके साथ जो ये महिला है, इन्होंने इतनी सुंदर साड़ी पहनी हुई है, हम इन्हें ही मंदिर में जाने का अधिकार दे सकते हैं। और पंडित जी, मैं आ सकती हूँ, मैंने भी साड़ी पहना है। हाँ, आप भी आ सकती हैं अंदर। अरे ये क्या बात हुई, इतने फैशनेबल कपड़े पहने हुए हमने, उसके बाद भी हमें छोड़कर इस गरीब को मंदिर में जाने का अधिकार दिया जा रहा है। अंजलि और मनीषा लाख कोशिश करती हैं, पर उन्हें मंदिर में जाने का अधिकार नहीं मिलता। वहीं माधुरी अपनी सास के साथ पूजा करके वापस लौटती है और सभी लोग घर आते हैं, जहां माधुरी के जेठ, ससुर और उसके पति उदास बैठे होते हैं। अरे आप लोगों को क्या हो गया? क्या हुआ सुभाष जी, आप सबके माथे पर ये शिकंज कैसा है? क्या कहूँ मानवी, हमारे डिजाइनर ड्रेस स्टूडियो में बहुत बड़ा शॉर्ट सर्किट हो गया, सब कुछ जलकर राख हो गया। हाँ माँ, अब तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, कहाँ से क्या शुरू करें, सब कुछ बर्बाद हो गया। कुछ बर्बाद नहीं हुआ है पिताजी, मैं हूं ना। अगर आप कहें तो मैं डिजाइनर कपड़े सिलना शुरू करती हूँ, पहले छोटी मोटी दुकान पर और छोटा सा बुटीक खोल लेंगे। उसके बाद अगर कारोबार अच्छा हुआ तो फिर से हम अपना डिजाइनर ड्रेस स्टूडियो खड़ा कर लेंगे। बहू सही कहती है, वैसे भी बहू बहुत खूबसूरत कपड़े सिलती है। अब माधुरी अपने हाथों से कपड़ा सिलना शुरू करती है और देखते ही देखते उसके कपड़े मशहूर हो जाते हैं और वो फिर से अपने ससुराल वालों का डिजाइनर ड्रेस स्टूडियो खड़ा कर लेती है। हम शुरू से अपने बहू के कपड़ों को लेकर कितना कुछ कहते थे, पर आज बहू की बदौलत ही हमारा फिर से ये डिजाइनर ड्रेस स्टूडियो खड़ा हो पाया है। सच में माधुरी, तुम बहुत काबिल लड़की हो, मैं तुम्हें गलत समझती थी। 2 गांव वर्सेस 3 शहरी बहू की ससुराल जिम्मेदारी। राधा और गीता सुबह 5 बजे उठकर आंगन में झाड़ू लगा रही होती हैं, फिर रसोई में नाश्ता बनाती हैं। गीता, माँ जी को गर्म पानी देना मत भूलियो, कल से माँ जी के घुटनों में दर्द है। ठीक है दीदी।
मैंने दवा रख दी है पलंग के सिरहाने। माँ जी को भी कह दिया है अभी पानी देकर आ जाती हूँ। वैसे हम तो इस घर को अपना घर मान चुके हैं, कोई काम नहीं करते तो ऐसा लगता है जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभा रहे। हाँ गीता, मुझे भी ऐसा ही लगता है। चलो नाश्ता बन गया है, वो भी दे आते हैं। तब दोनों गांव की बहू जो कि सिर पर पल्ला रखती हैं वो डाइनिंग टेबल पर नाश्ता लगा देती हैं और सब खाकर खिल उठते हैं। वाह बहू, रोज रोज तुम दोनों के हाथ का नाश्ता करके पूरा दिन अच्छा गुजरता है। अच्छा खाना खाते हैं ना तो दिन खुश रहता है। हमें भी यही लगता है पापा। वाह भाभी, आपके हाथ का पनीर चीला मुझे बहुत पसंद है। और इसके साथ भाभी आप जो सॉस की चटनी बनाती है ना, ये तो मेरी ऑल टाइम फेवरेट है। हाँ तो और लीजिए ना। माँ जी पापा जी आप दोनों नाश्ता कर लीजिए, फिर माँ जी मैं आपके घुटने की सिकाई कर दूंगी और गीता पापा जी आपका बीपी चेक कर लेगी। क्या बात है भाभी, आपको बीपी की मशीन से बीपी चेक करना आ गया पापा का? हाँ देवर जी ने मुझे सिखा दिया था। अरे वाह भाभी, आपके गांव से आए हुए अभी सिर्फ 6 महीने हुए हैं और आप सब कुछ सीख गई। बहुत अच्छी बात है भाभी। ये तो है, मैं अपनी दोनों बहू से बहुत खुश हूँ। भले ही गांव की हैं, लेकिन सवेरे सवेरे 5 बजे उठकर घर की धुलाई, खाना बनाना, पूजा पाठ सब कर लेती हैं। बस ऐसे ही मेरी तीनों बहू भी आ जाएं, फिर मैं गंगा नहा लूंगी। वो माँ, हमने अपने लिए शहर की लड़की पसंद की है और हम उससे ही शादी करेंगे। क्या? ये हम का मतलब क्या है? तुम तीनों ने शहर की लड़की ढूंढी है? हे भगवान, ये तो देख लो कि उसमें बहू वाले गुण हैं या नहीं। माँ, हम दोनों भाई जुबान दे चुके हैं। वो दोनों बहनें और अच्छे परिवार की हैं, अमीर हैं और हमारे अमीर घर में वो काम नहीं भी करेंगी तो क्या हो जाएगा, नौकर तो है ही। बस माँ आप शादी कर दो। और रही गुड़ वाली बात माँ, तो दोनों भाभी इतनी अच्छी हैं, वो दोनों उन दोनों को सब कुछ सिखा देंगी। हाँ माँ जी, अब देवर जी ने अपने लिए चुन लिया है तो शादी करवा ही दीजिए, वरना कहीं और शादी करके तो ये भी खुश नहीं रहेंगे ना वो लड़कियाँ। और मैं और गीता है ना, उन्हें घर की सारी जिम्मेदारी सिखा देंगे। देखो बहू, मुझे तुम दोनों पर पूरा भरोसा है। मुझे तो बहू हमेशा से ऐसे ही चाहिए थी जो घर की जिम्मेदारी संभाले, और तुम दोनों जिम्मेदारी संभालने में बहुत अच्छी हो। बस तुम्हारी देवरानी भी ऐसी हो और मुझे कुछ नहीं चाहिए। ऐसा ही होगा माँ जी। फिलहाल तो पनीर चीला ले लीजिए, वरना खत्म हो जाएगा। अच्छा दे दे, और अपने पापा जी को भी। इस तरह सब हंसते हंसते नाश्ता कर लेते हैं और पांचों बेटे काम पर चले जाते हैं। गीता और राधा गांव की होकर भी अमीर ससुराल को बहुत सहेज कर रखती है और नौकर होने के बाद भी घर का सारा काम ज्यादातर खुद करती है, इसलिए सरला खुद ही नौकर को निकाल देती है। दोनों बहू बहुत जिम्मेदार थी। वक्त पर सास ससुर को दवाई देना, उनका बीपी चेक करना, रोज सास ससुर के पैरों की मालिश करना, ये उनकी जिम्मेदारी थी। रात को मालिश करते हुए दोनों बहू, अरे बस बहू और मालिश मत करो भाई, भले ही तुम हमारी बहू हो लेकिन बेटी जैसा मन है और बेटी से पैर छुआना अच्छा नहीं लगता। मैं खुश हूँ पापा जी, आपने हमें बेटी का दर्जा दिया, लेकिन इस बात को आप नहीं झुटला सकते कि हमारे मालिश करने से आपका पाँव का दर्द छूमंतर हो जाता है और आराम मिलता है। ये दोनों नहीं सुधरने वाली, कितनी सेवा करती हैं हमारी। अच्छा बहू, अब बहुत देर हो गई है, तुम दोनों भी सो जाओ। ठीक है, आप दोनों के पैर में आराम तो है ना? हाँ बेटा, आराम है, तुम लोग भी सो जाओ। जी माँ जी पापा जी। तब जाकर दोनों बहू भी सो जाती हैं। दिन गुजरते हैं और फिर सरला और ब्रजेश अपने दोनों बेटों की शादी उनकी प्रेमिका सिमरन और तान्या से करवा देते हैं। शहर की बहू होने के कारण पहले ही दिन वो ससुराल में लेट उठती है। तब सरला दोनों को 8 बजे उठा देती है और दोनों तैयार होने के बाद भी रसोई में उबासी लेती है। क्या बात है माँ जी, चैन से आपने सोने क्यों नहीं दिया? पता है ना शादी की कितनी थकावट है, कहीं मेरे आंखों के नीचे डार्क सर्कल हो गए तो? हाँ माँ जी, अभी तो हमें 3-4 घंटे और सोना था। बहू, तुम दोनों को शादी की थकान है, इसीलिए 5 बजे नहीं उठाया, 8 बजे उठाया है। लेकिन इस वक्त सब नाश्ता करके अपने काम पर चले जाते हैं, तो तुम्हें मेरी दोनों बहू की तरह जल्दी उठना होगा और खाना बनाना होगा। खैर, पहली रसोई में दोनों अलग अलग तरीके का मीठा बना दो। What? मीठा? माँ जी, मीठा इज पॉइजन, आप लोगों को शुगर से दूर रहना चाहिए। वैसे भी बूढ़े लोग हो, और गोविंद बता रहे थे आप लोगों को बीपी की मेडिसिन खानी पड़ती है। बहू, बीपी की मेडिसिन खाते हैं, डायबिटीज की नहीं। तुम अपनी रस्म पूरी करो। ओहो, हमने आज तक किचन में कुछ भी नहीं बनाया सिवाय मैगी के, ये खाना कैसे बनाएंगे? माँ जी, घर में नौकर को बुला लीजिए ना, आप लोग इतने अमीर हो, इतना बड़ा ससुराल है, नौकर कर लेंगे ये काम।
तान्या, सिमरन, घर की बहू की कुछ जिम्मेदारी होती है, वही जिम्मेदारी ये पहली रसोई है। और चाहे ससुराल कितना भी अमीर क्यों ना हो, जब घर में 4-4 बहू हैं तो माँ जी पापा जी नौकर के हाथ का खाना क्यों खाएंगे? उनकी नई बहू आई है, उन्हें तुम्हारे हाथ का खाना खाना है तो बनाओ, और नहीं आता तो हम बता देंगे, वैसा वैसा करती जाना। देखा तुम्हारी जेठानी कितनी समझदार है, कितने अच्छे से तुम्हें जिम्मेदारी बता दी। चलो अब बना लो। ओके माँ जी, क्या जिम्मेदारी लगा रखा है। तब राधा और गीता दोनों शहरी बहू को मीठा बनाने की रेसिपी बताती हैं। वैसा वैसा वो बनाती जाती हैं और आखिरकार एक हलवा और खीर तैयार करती है, जिसे खाकर घर वाले खुश हो जाते हैं और दोनों को शगुन दे देते हैं। ओहो, इतना कंजूस कैसे हो सकते हो? हम क्या करेंगे सिल्वर कॉइन का? कम से कम कोई डायमंड नेकलेस या डायमंड हील्स देते आप। भला ये भी कोई शगुन है? हमारे स्टैंडर्ड के हिसाब से शगुन दीजिए ना। गर्मी में आता नहीं है, फिर भी हम पहली रसोई बनाकर लाए हैं। अरे सिमरन, तुम ये कैसे बोल रही हो? तुम्हें जो चाहिए वो मैं ला कर दूंगा ना। इसे आशीर्वाद समझकर अपने पास रखो। और तुम भी तान्या। ओके फाइन। दोनों बहू शगुन को एक्सेप्ट कर लेती हैं। कुछ देर बाद दोनों बहू एसी में कमरे के सामने बैठकर नेल पेंट लगा रही थी, एक फोन चला रही थी। बहू, पौधे सो गए हैं, उनमें पानी डाल दो। तुम गार्डन एरिया में डाल दो। तान्या बहू, तुम छत के पौधों में पानी डाल दो। माँ जी, अब ये नौकर माली वाले काम अब हम करेंगे क्या? माँ जी, हम अमीर घर से आए हैं, गांव के गरीब घर से नहीं, जो आपकी बड़ी बहू की तरह घर का सारा काम करेंगे। बहू, मैं तुम्हें कोई नौकर वाला काम नहीं दे रही हूँ, ये तो बहू की जिम्मेदारी होती है। जिम्मेदारी 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 माय फुट। माँ जी, हम घर का कोई काम नहीं करेंगे, ये हमने अपने पतियों को शादी से पहले ही बोल दिया था। हमें भी ये बात उन्होंने आपको पहले ही कह दी होगी। मैं तो सोच रही थी पढ़ी लिखी शहर की होगी तो संस्कार तो होंगे ही, लेकिन इनमें वो भी नहीं है और ससुराल की कोई जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहती। इसीलिए मैं प्रेम विवाह के खिलाफ थी, पर बच्चों के आगे मानना पड़ा। अब जाइए माँ जी, अकेला छोड़ दीजिए। तब सरला वहां से चली जाती है। तभी तान्या शीशे में खुद को देखकर कहती है, अरे सिमरन, जरा देख, लगता है हम लोग मोटे हो रहे हैं, हमें फिर से अपना जिम ज्वाइन करना पड़ेगा। हाँ, और कल सुबह से हम 5 बजे उठाएंगे, जिनके लिए फिलहाल छत पर चलकर जुम्बा क्लास करते हैं। ओके। दोनों अपने मिनी स्पोर्ट्स ड्रेस पहनकर छत पर गाना लगाकर जुम्बा करती हैं। 1 2 चा चा चा, 3 4 चा चा चा, 5 4 चा चा चा। देखो देखो, वो आ गया। पिया तू अब तो आजा, शोला सामन दह के आके बुझा जा, तन की ज्वाला ठंडी हो जाए, ऐसे गले लगा जा। तभी दोनों बहू को छत से लड़के ताड़ते हैं। वहीं बगल वाली पड़ोसन शोभा भी दोनों बहू को देख लेती है। ओ मोनिका, ओ माय डार्लिंग, वैसे आप दोनों बहुत ज्यादा हॉट हैं। ये किसके घर में आ गई हैं आप? थैंक यू बॉय, योर मसल्स इज आल्सो अमेजिंग। ची ची ची, क्या दिन देखने को आ गए। इस बहू को आए हुए अभी 3-4 दिन नहीं हुए और कैसी हरकत कर रही है छत पर। आसपास के लौंडे तो हैं ही बेकार। खैर छोड़ो, मुझे क्या। अगले दिन दोनों बहू सुबह जल्दी उठकर स्पोर्ट्स ड्रेस में जिम करने चली जाती हैं। वहीं राधा और गीता सुबह आंगन की सफाई कर नहा धोकर तुलसी में जल चढ़ाती है। ओम तुलसी देवी नमः। लो, सूर्योदय भी हो गया। गीता उन दोनों को बुला कर ले आ, रोज जल्दी उठेंगी तभी तो घर की जिम्मेदारी उठाएंगी, चीजों को समझेंगी। अरे दीदी, आपको नहीं पता क्या? वो दोनों तो 5 बजे की उठकर जिम करने गई हैं और मैं तो उनके कपड़े भी बहुत बेकार से देखे हैं, टाइट टाइट। मैंने रोकने की कोशिश करी पर जब तक वो चली गई थी। अच्छा, कल तक तो घोड़े बेचकर सो रही थी, अब उठने भी लग गई। तभी ससुर अखबार पढ़ता है और दोनों बहू भी बाहर से घर आ जाती है। आज तो बहुत अच्छा वर्कआउट हो गया। ऐसे ही हम रोज वर्कआउट करेंगे तो एकदम स्लिम ट्रिम रहेंगे। तान्या, सिमरन, तुमने कैसे कपड़े पहन रखे हैं और ऐसे कपड़े पहनकर तुम बाहर क्यों गई थी? हमें तो तुम्हें देखने में भी शर्म आ रही है। अच्छा, तो अपनी आंखें हटा लो, हमें क्यों देख रही हो जेठानी जी? तान्या, सिमरन, सामने पापा जी हैं। भले ही तुम शहर की हो, लेकिन ऐसे कपड़े पहनकर नहीं जा सकती और अभी तुम्हारी शादी को टाइम भी नहीं हुआ है। बहू, ऐसा क्या है सरला, तुम ही देखो। ब्रजेश शर्म के मारे कमरे में चला जाता है। तब सरला दोनों बहू को समझाती है, लेकिन दोनों उल्टा बोलकर चली जाती है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। दोनों बहू अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं समझती। छत पर सेल्फी लेती हैं, जुम्बा और जिम करती हैं। छत के लड़के भी उन्हें ताड़ते हैं, जिनसे वो फ्लर्ट करती हैं।
एक तरफ शहर की बहू ससुराल के प्रति अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं संभालती, जबकि गांव की बहू वक्त पर खाना देकर, कपड़े धोकर, घर का A to Z काम करके घर संभालती है और गीता ससुर का बीपी चेक करती है। पापा जी, अब तो आपका बीपी भी कंट्रोल है, लेकिन फिर भी आपको योगा करनी है। अरे बीपी तो कंट्रोल है बहू, लेकिन वो दोनों शहर की बहू कंट्रोल में नहीं है। चाय पानी तक भी नहीं पूछती मुझसे। कोई बात नहीं पापा जी, हम दोनों बहू तो अपनी जिम्मेदारी निभाती है ना आपके प्रति। हाँ बहू। घर में सब लोग सुबह नाश्ता करते हैं, तीनों बेटे चले जाते हैं, तब शोभा आती है। अरे शोभा, तू कैसे? वही बताने मैं यहाँ आई हूँ। अरे सरला, जरा अपनी दोनों शहरी बहू को संभाल, कैसे कपड़े पहनकर सुबह जिम करने जाती हैं, इतने टाइट कपड़े, और फिर छत पर पहनकर कमर मटकाती हैं, अजीब से गाने चलाती हैं और छत के लड़के इन दोनों को छेड़ते हैं और ये बराबर उन्हें छेड़ती हैं। नई बहू होने की कोई जिम्मेदारी है या नहीं? जब देखो सेल्फी लेंगे, बस गांव की दोनों बहू को ही देखा है। घर की जिम्मेदारी उठाती हैं, सब्जी लेकर आती हैं, रोज सुबह जल्दी उठकर सफाई करती हैं, पर इन दोनों से कुछ नहीं होता। खैर, ये तो तू देख, मैं तो ये बताने आई थी कि कैसे तेरा नाम रोशन कर रही है मोहल्ले में। ये कहकर शोभा चली जाती है। तब सास की एक आवाज पर दोनों बहू आकर खड़ी हो जाती हैं। क्या हुआ माँ जी, क्यों हाइपर हो रही हैं? हाइपर नहीं हो तो क्या करूं? तुम दोनों बहुत अच्छा नाम रोशन कर रही हो, जो कि मुझे पड़ोसी बता रहे हैं। ये ऐसे कपड़े पहनना जरूरी है क्या? मुझे बड़ी बहू ने भी बताया था, मुझे लगा तुम दोनों समझ जाओगी, लेकिन नहीं। अगर जिम करना है तो पूरे कपड़े पहन कर भी तो कर सकती हो ना। ओह प्लीज माँ जी, अब हमें किसमें कंफर्टेबल लगता है आप हमें बताओगी। जिम के जो कपड़े होते हैं वही पहनना चाहिए। अच्छा, मेरे बेटे से प्यार करके शादी करके यहाँ आई हो तो छत पर लड़कों से नैन मटक्का क्यों करती हो? माँ जी, हम कुछ फ्लर्ट वगैरह नहीं कर रहे हैं, वो हमारी तारीफ करते हैं तो हंस लेते हैं हम थोड़ा सा। इसमें चिल्लाकर पूरा घर सर पर उठाने की क्या बात है? आप भले ही अमीर हो, शहर में रहती हो, लेकिन आपकी सोच पिछड़े जमाने की है। बस बहू, एक लफ्ज और नहीं। तुम तो ससुराल की कोई जिम्मेदारी नहीं समझती, ऊपर से सब कुछ अपने मन की करती हो। घर के काम नहीं करने तो कम से कम कायदे में रहो। ओके, हम छत पर नहीं जाएंगे, लेकिन जिम नहीं छोड़ सकते। रहने दीजिए माँ जी, ये दोनों नहीं समझेंगी। दोनों बहू पूरे घर में किसी की बात नहीं सुनती, अपने मन की मर्जी करती हैं। एक दिन सोसाइटी में ट्रेडिशनल डांस प्रतियोगिता होती है, जिस पर्ची में दोनों बहू का हरियाणवी गाना निकलता है और शहर की बहू का कथक के लिए डांस। तब आसपास के लोग, अरे वाह, तेरी दोनों बहू का बहुत अच्छा गाना निकला। अब तो बस कल इनका डांस देखना है। वैसे मेरी बहू पंजाबी गाने पर नाचेगी। अच्छा है, तेरी बहू को तो पंजाबी भी आती है। What the F, dude? हम क्या कथकली करेंगी? मुझे पार्टिसिपेट ही नहीं करना। ऐसे कैसे सिमरन? कल हम पूरी सोसाइटी को अपने डांस का जलवा दिखाएंगे। क्या कहती है? अच्छा, ओके। गीता, हमें हरियाणवी कपड़े और ज्वेलरी लेकर आना होगा और डांस प्रैक्टिस भी करनी है। दीदी, हम आज रात तक सब तैयार कर लेंगे, डोंट वरी। दोनों बहू हरियाणवी कपड़ों की ज्वेलरी की शॉपिंग करती हैं और फिर डांस प्रैक्टिस करती हैं। अगले दिन समिति का डांस शुरू होता है, जहां सबकी बहू अलग अलग प्रकार के नृत्य करती हैं। फिर आती हैं दोनों गांव की संस्कारी बहू, जो हरियाणवी नाचती हैं। बनने ने तेरे लगाए क्यों ना लाडड़ी, बनने ने तेरे लड़ाए क्यों ना लाडड़ी, छण छण बोले न्यू बोले तेरी तागड़ी, छण छण बोले न्यू बोले तेरी तागड़ी। अरे वाह, तेरी बहू कितनी हरियाणवी संस्कृति में अच्छी लग रही है। बहुत बढ़िया सरला, तेरी ये दोनों बहू बहुत अच्छी हैं और तरह की जिम्मेदारी भले से उठाना जानती है। ये तो है। और अगला परफॉर्मेंस है सरला जी की दोनों छोटी बहू का। दोनों बहू शॉर्ट ड्रेस में आती हैं। ये देख सबके होश उड़ जाते हैं। जरा जरा टच मी टच मी टच मी, और जरा जरा किस मी किस मी किस मी, और जरा जरा होल्ड मी होल्ड मी होल्ड मी। ओ बिन तेरे सनम इस जहान में बेकरार हम दम ददम ददम। अरे अरे, ये सांस्कृतिक नृत्य समारोह का मजाक क्यों उड़ा रही है सरला? अपनी दोनों बहू को जरा संभाल। दो बिल्कुल सीता गीता और ये दोनों मॉडर्न बेशरम बहू। सिमरन, तान्या, और कितना मजाक बनाओगी हमारे परिवार का? घर चलो यहाँ से। समारोह के सभी लोग सरला का मजाक उड़ाते हैं तो कुछ बातें करते हैं। शर्मिंदगी से सब घर आ जाते हैं और सास दोनों को सुनाती है। सिमरन, तान्या, अगर तुम दोनों को ऐसा ही करना था तो पहले ही बता देती। पार्टिसिपेट क्यों किया? माँ जी, हमारा दिल जो करेगा हम वो करेंगे। बस सिमरन, तान्या, तुमने अपनी जिद की आड़ में बहुत कुछ बर्बाद किया है। कम से कम रही सही इज्जत तो छोड़ दो। घर की जिम्मेदारी निभती नहीं है, बस हरकतें करवा लो।
बस जिम्मेदारी के ऊपर लेक्चर देना बंद करो। जब से शादी करके इस घर में आए हैं जिम्मेदारी जिम्मेदारी यही सुन रहे हैं। नहीं उठानी हमें कोई जिम्मेदारी, हमने अपने घर में नहीं करी, यहाँ क्यों करे, चल तानिया यहाँ से। दोनों बहू चली जाती हैं। सास की आंखों में आंसू होते हैं। राधा और गीता उसे संभालती हैं। माँ जी उन दोनों की वजह से आप परेशान मत होइए। परेशान नहीं हो तो बहू क्या करूं, देख रही हो ना उन दोनों की हरकत। तुम दोनों घर की एक जिम्मेदारी नहीं संभालती, बाहर वाले लोग मुझे कुछ भी कह देते हैं सिर्फ इन दोनों की वजह से। अब तो मैं चाहती हूँ मेरी 5वीं बहू जिम्मेदार ही आए। शाला तुम परेशान मत हो, मैंने अनिकेत के लिए बहुत समझदार लड़की देखी है। वो मेरे दोस्त की बेटी है श्रद्धा। अरे ये तो संजय भाई साहब की बेटी है शहर की, अगर वो भी इन दोनों की तरह निकली तो। नहीं वो ऐसी नहीं है, विश्वास करो। समय गुजरता है। चारों बहू एक साथ गर्भवती हो जाती हैं। वहीं अनिकेत की शादी समझदार शहर की लड़की श्रद्धा से हो जाती है, जो कि राधा गीता की ही छवि थी। आते ही ससुराल की जिम्मेदारी संभाल लेती है। वक्त पर उठकर पूजा करती है, जेठानी के साथ खाना बनाती है। ये सब करता देख सिमरन कहती है, श्रद्धा तुम्हें नहीं लगता तुम शहर की होकर भी इन दोनों गाँव की जेठानी के साथ घर का काम करवा कर नौकर बन रही हो? ये सब छोड़ दो, हमारी तरह अपने मन की मालिक बनो। दीदी मन के मालिक बनने में वो सुकून नहीं है जो बड़ों का काम करके घर की जिम्मेदारी उठाकर बाकी चीजों में है। माँ जी पापा जी हंसकर मेरे हाथ की चाय पीते हैं, मुझे आशीर्वाद देते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। पर आप दोनों क्या करती हो? ऐसे गर्भवती के टाइम में भी आप लोग जिम जाती हो, ये ठीक नहीं है। एक्सक्यूज मी श्रद्धा, हमने अपने ट्रेनर को बोल दिया है हमारी प्रेगनेंसी के हिसाब से एक्सरसाइज करवाए। दीदी आप घर के काम कर लोगे ना, उतना ही बहुत है आप लोगों के लिए, और इस टाइम छोड़ दीजिए जिम। हाँ बहू जिम मत जाओ, जो एक्सरसाइज करनी है घर पर कर लो ताकि बच्चों की भी सेहत सही रहे। नो वे, ये हमारा बच्चा है, हम अपना ख्याल खुद रख लेंगे, आप लोग हमारे मैटर से दूर रहो। तान्या ये बच्चे जितना तुम्हारा है उतने मेरे भी हैं और इस घर के भी, इसलिए मेरे लिए तुम जिम नहीं जाओगी। ओके फाइन। इतने में 5 महीने की गर्भवती राधा और गीता सब्जी और फल का थैला लिए आती हैं। तब श्रद्धा उन दोनों के हाथ से थैला उठा लेती है और फिर उन्हें बिठाकर पानी देती है। दीदी आप दोनों को मैंने कितना समझाया है, इस गर्भवती के समय में काम नहीं करते। वैसे भी आप घर पर 5वें महीने में भी काम करती हैं, बाहर सब्जी लेने आप दोनों में से कोई नहीं जाएगा, वरना मैं भाई साहब से कह दूंगी। अच्छा ठीक है बाबा नहीं जाएंगे, लाओ हमेशा के लिए फ्रूट काट देती हूँ और माँ जी पापा जी को भी दे दो, फिर उन्हें दवाई देनी है। तभी मुस्कुराकर ब्रजेश आता है। अरे बहू यह तुम दोनों से ज्यादा तेज है, इसने मुझे दवाई भी दे दी और पैरों की मालिश भी कर दी, खाना भी खिला दिया। सच में श्रद्धा बेटी बहुत अच्छी है, घर की जिम्मेदारी उठाना बखूबी जानती है। सुन लिया ना दीदी, आपने मेरी तारीफ, और ये फ्रूट मैं कट करूंगी आप नहीं। ओह गॉड, फिर जिम्मेदारी का एक और एपिसोड। चल हम दोनों कमरे में चलते हैं। दोनों बहू एक ही कमरे में चली जाती हैं। फिर श्रद्धा फल काट कर घर में दोनों गर्भवती बहू को देती है। फिर शहर वाली बहू के कमरे में जाती है। तब दोनों पपीता खाने ही वाली थी कि श्रद्धा छीन लेती है। दीदी आप ये क्या कर रही थी? आपको पता नहीं है क्या पपीता नहीं खाते प्रेगनेंसी के टाइम में? तुम होती कौन है हमें रोकने वाली? तुम्हें पता है तुम प्रेग्नेंट नहीं होना। पर दीदी माँ जी ने तो मुझे चीज समझा रखी है ना, जब वो दोनों जेठानी जी ये फल नहीं खाती तो आपको भी नहीं खाना चाहिए। आप चारों का खाना पीना एक ही है, यकीन नहीं होता तो गूगल पर सर्च कर लो। तब सिमरन ऑनलाइन चेक करती है। ओह राइट, तानिया ये सही बोल रही है। अच्छा वो हमने पपीता नहीं खाया, वरना हमारे बच्चे को प्रॉब्लम हो जाती। ये लो, अब आप ये खा लो। तब दोनों बहू श्रद्धा का दिया फ्रूट चाट खाती हैं। कुछ देर बाद दोनों बहू छत पर एक्सरसाइज कर रही होती हैं। तभी राधा श्रद्धा छत पर गद्दा सुखा रहे होते हैं कि उसके गिरने से पहले गद्दा डाल देते हैं और दोनों बच जाती हैं। हमारा बेबी। तानिया सिमरन तुम दोनों ठीक तो हो ना? शुक्रिया दीदी, श्रद्धा आप दोनों ने सही टाइम पर गद्दा रखकर हमें बचा लिया, वरना हमारे बच्चे को कुछ भी हो सकता था। थैंक यू सो मच। देखा, इसीलिए तुम दोनों को समझा रही थी कि ऐसे महीने में अब तुम्हें छत पर जुम्बा क्लास करने की कोई जरूरत नहीं है, बैठकर योगा करो। पर नहीं, बच गई ना। घर की जिम्मेदारी नहीं समझते, कोई बात नहीं, कम से कम बच्चे के होने की जिम्मेदारी तो समझो। आप बिल्कुल ठीक कहती हैं दीदी, हमने ससुराल की कभी भी किसी जिम्मेदारी को नहीं संभाला, लेकिन अब बच्चे की जिम्मेदारी को जरूर संभालेंगे। और आप दोनों तो बहुत अच्छी हैं कि गर्भवती के समय भी थोड़ा बहुत घर का काम संभालती हो। श्रद्धा तुम शहर की होकर भी बहुत अच्छी हो। दीदी अब हम भी आप दोनों जैसा बनना चाहते हैं और ससुराल की जिम्मेदारी उठाना चाहते हैं। उठा लेना, लेकिन गर्भवती में नहीं। हाँ बस हल्का फुल्का काम कर लेना। चलो देर से ही सही, मेरे शहर की बहुओं को भी अकल आ गई। माँ जी
प्लीज हमें काम दीजिए और जेठानी जी हमें थोड़ी थोड़ी काम सिखा दीजिए। ठीक है, कल सुबह जल्दी उठकर जो बोलूंगी वो करना। तब अगली सुबह दोनों शहर की बहू तीनों बहू के साथ उठकर नहा धोकर तुलसी में जल चढ़ाती हैं और नाश्ता बनवाने में मदद करती हैं। अरे क्या बात है, ये आज रसोई मेरे घर की औरतों से भरी हुई कैसे है? अजी आपकी दोनों बहू सुधर गई हैं, घर की जिम्मेदारी उठा रही हैं। पापा जी आज मेरे हाथ का पनीर सैंडविच खाएंगे और पापा जी मैं अदरक वाली चाय बनाई हूँ श्रद्धा की मदद से। अरे पापा जी जेठानी जी की मदद से भी। हाँ, मैं जरूर खाऊंगा, पर तुम चारों अपना ख्याल रखना। श्रद्धा बहू देखना ये चारों ज्यादा जिम्मेदारी ना उठाएं ऐसे टाइम पर। अरे पापा जी मैं हूं ना, सबका ख्याल रखूंगी। चलो आप चारों जो रसोई से बाहर जितना काम करना था कर लिया, चलो वरना ये चमचा है। हाँ जाते हैं। तब सब लोग हंसते हैं। श्रद्धा अकेली रसोई में काम करती है और चारों बहू आराम से बैठ जाती हैं। ससुर शहर वाली बहू के हाथ का नाश्ता खाकर खुश हो जाते हैं। कुछ ही समय बाद चारों बहू घर के पोते पोतियों को जन्म देती हैं। फिर 2 महीने बाद 5वीं बहू भी गर्भवती हो जाती है, जहां चारों अब उसकी सेवा करती हैं। दोस्तों इनके परिवार की तरह आप भी यूं ही हंसते रहिए और घर की जिम्मेदारी उठाकर बड़ों का प्यार पाइए।